हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं आईयूपीएससी के बारे में। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की जो पद्धति है उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं, साथ में बताने वाले हैं उसका नामकरण कैसे करते हैं और ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, किन नियमों के आधार पर हम उसका आईयूपीएससी नाम रखते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सभी बातों के में आपसे चर्चा करेंगे, बातों के बारे में। तो फिलहाल के लिए इससे पहले का वीडियो जो हमने बनाया है वो कार्बनिक यौगिकों या कार्बनिक रसायन का परिचय। इससे पहले का जो आपका वीडियो है वो आपका कार्बनिक रसायन का परिचय है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप उसको देख सकते हैं। साथ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फिजिक्स, मैथ और हाई स्कूल की मैथ और साइंस और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर गणना कैसे करता है, कंप्यूटर के बारे में, इन सब की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं आईयूपीएससी के बारे में। तो जैसा कि जैसे मेथेन गैस होती है CH4, मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक मार्कर है और कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे ये विवाद हो जाए कि ये मार्कर हम कह रहे हैं, वो कह रहा है 1 मीटर का है, हम कह रहे हैं 1 मीटर का नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके लिए एक मानक पद्धति होनी चाहिए कि अगर हम वहां पर जाएं तो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं कि 1 मीटर नहीं है। सिर्फ का जैसे आपकी जो मेथेन गैस है ये दलदली स्थानों में पाई जाती थी। मेथेन गैस दलदली स्थानों में पाई जाती थी, इसलिए हमने इसको मार्स गैस कह दिया। ठीक है, मेथेन गैस क्योंकि दलदली स्थानों में पाई जाती थी तो मार्स गैस कह दिया। अब आप समझिए, अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा हो और हम मेथेन को अपने देश में मार्स गैस कहें और दूसरे देशों में कोई दूसरा नाम इसका हो इसकी उत्पत्ति के आधार पर, तो उस स्थिति में व्यापार साझा करने में भी दिक्कत होती है। मान लिया कोई देश है वो पाउंड में किसी वस्तु को तोलता है, हम किलो में तोल रहे हैं, तो जब तक पाउंड और किलो के बीच कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि इतने पाउंड बराबर इतने किलो होता है, तब तक वो संभव नहीं। तो आईयूपीएससी क्या था कि जो पहले कार्बनिक यौगिक थे उन कार्बनिक यौगिकों को जो रसायनज्ञ थे उन्होंने उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका नामकरण कर दिया। जो कार्बनिक यौगिक थे उन कार्बनिक यौगिकों का उनकी उत्पत्ति के आधार पर नामकरण कर दिया गया। तो अब एक पदार्थ कई स्थानों से प्राप्त हो सकता है तो उसके कई नाम हो सकते हैं, अर्थात उनको उसके कई नाम हो गए। जैसे मेथेन है, मार्स गैस, और भी इसके कई नाम हैं। तो इस तरीके से एक यौगिक के कई नाम हो गए, जिससे उसके अध्ययन, उसका जो अध्ययन अगर करना होता था तो उसमें अनिश्चितता आ गई कि अध्ययन कैसे करें। तो इन सभी को चीजों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बैठाई गई, जहां से आपकी आईयूपीएससी नाम पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म इसका, की न्यू पड़ी। वहां से ये बताया गया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो उनकी उत्पत्ति के आधार पर
नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नियम बना दिया गया जिसको आईयूपीएससी पद्धति कहते हैं। उस पद्धति के आधार पर इनका नामकरण किया गया। नामकरण क्या था कि अगर किसी यौगिक में, देखिए इनके जो नाम थे, आईयूपीएससी जो नाम थे, जो सरल नाम थे, उनको दो भागों में बांट दिया, अनुलग्न और पूर्वलग्न। प्रत्येक आईयूपीएससी नाम को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक अनुलग्न एक पूर्वलग्न। एक पहले लगता था, एक बाद में। प्रीफिक्स और सुफिक्स, जैसे मेथेन लिखा तो मेथेन को हम लिखते हैं मेथ प्लस एन, ये पूर्व लग्न, ये अनुलग्न। ये हो गया आपका पूर्व लग्न और ये आपका हो गया अनुलग्न। उसको दो भागों में बांट दिया गया, पूर्व लग्न और अनुलग्न। इस प्रकार से दो भागों में बांट दिया गया। तो अब हम आपको पहले बताएंगे पूर्व लग्न, जो नाम के पहले लगता है वो किस आधार पर लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो हम कार्बन के आधार पर लगाते हैं। जैसे कार्बन, एक कार्बन किसी यौगिक में होंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे मेथ। दो कार्बन होंगे तो लिखेंगे हम एथ। तीन कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे प्रोप। चार कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे ब्यूट। पांच होंगे तब पेंट। 6 होंगे कार्बन तो हम लिखेंगे हेक्स। 7 पर लिखेंगे हम हेप्ट। 8 पर हम लिखेंगे आक्ट और 9 कार्बन पर हम लिखेंगे नॉन या नोन, दोनों लिखा जाता है, नोन। और 10 पर डिक या फिर डेका, डिक या डेका। तो जो कार्बनिक यौगिकों का जो अनुलग्न था, अनुलग्न की एक सीरीज बना दी गई कि अगर एक कार्बन यौगिक में तो पहले अनुलग्न हम मेथ लगाएंगे, 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन आक्ट, 9 कार्बन नोन या नन और 10 का डिक या डेका। फिर इसके बाद ये अनुलग्न हो गया। इसके बाद पूर्व लग्न हो गया। अब अनुलग्न के बारे में बात किया जाए। अनुलग्न क्या है? देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन परमाणु, कार्बन प्रकृति में कार्बन के यौगिक बहुत अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन परस्पर श्रृंखलित होकर के बहुत अधिक यौगिक बना सकता है और कार्बन प्लस परस्पर आपस में मिल करके भी वो बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाता है। ठीक, तो उसके लिए कार्बन 3 प्रकार के बंध बनाता है। आपस में जुड़ने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके का बंध हम कहते हैं। ये आपके पूर्व लग्न हो गए और दूसरा आपका जो था वो अनुलग्न था। अनुलग्न में क्या था कि अगर कार्बन और कार्बन परमाणु की बात की जा रही है, अगर कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हम लिखेंगे इन। कार्बन परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड द्वितीय बंध है तो इन लिखेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लिखेंगे। ठीक, 3 भागों में बांटा गया। अगर पूर्व लग्न में हम क्या लिखते हैं? अगर कार्बन के बीच, तो ये कार्बन की संख्या होगी, संख्या के आधार पर। अनुलग्न में क्या किया हमने? उसके बंध के आधार पर हो गया। अब जैसे मान लिया सी ये कार्बन, और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है आपकी 4 बंध बना सकता है कार्बन। ठीक है, तो मान लिया एक बंध बन गया और बाकी के हाइड्रोजन लगे, H H H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ।
तो सबसे पहले चूंकि पूर्ण लग्न लगाना है, तो पूर्ण लग्न के लिए हम सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। फिर हमने आपसे बताया है कि सिर्फ कार्बन के बंधों की संख्या के आधार पर उसका हम अनुलग्न लगाएंगे, बाकी के जो भी पदार्थ हैं शुरुआत में मतलब हाइड्रोजन, उसके आधार पर नहीं करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ प्लस सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम लगाते हैं एन, तो ये आपका हो जाएगा एथेन। ये क्या हो जाएगा आपका एथेन। ठीक, अब मान लिया एक यौगिक है C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 है, चूंकि कार्बन की संख्या 4 होती तो एक हाइड्रोजन ऊपर लग गया है, नीचे, यहाँ पर भी ऊपर नीचे। नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं एथ, और डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन। 2 कार्बन के लिए एथ हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये आपका हो गया एथीन। ये क्या नाम हो गया आपका एथीन। ठीक, और देख लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक H और इधर एक। फिर वही चीज सबसे पहले हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 नंबरिंग कर दिया हमने। ठीक, अब कार्बन की नंबरिंग किया तो आया 8, 2 कार्बन के लिए 8 लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो हम क्या लगाते हैं आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर आइन लगा देंगे, तो ये आपका हो गया एथाइन। ठीक, अब ये तो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में था। अब यदि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ रहा है, मतलब एकल और द्वितीयक बंध साथ में, या द्वितीयक तृतीयक, या एकल द्वितीयक और तृतीयक, सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बंध साथ में, तब क्या करेंगे? तो अब बताते हैं, जब सबके लिए नियम अलग अलग हैं। पहले हम आपसे बताएंगे एकल और द्वितीयक बंध जब साथ में, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और ये संतुष्ट हो जाएगा आपका H H। यहां पर आप लिखेंगे C2H2, और ये आपका हो जाएगा C2H6, और यहां पर C2H4। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड साथ में आ रहा है तो अब नियम एक नया लग जाएगा, कार्बन की नंबरिंग हम कैसे करेंगे? तो कार्बन की नंबरिंग हम उधर से करेंगे, या उस कार्बन को नंबर 1 कहेंगे जिधर डबल बॉन्ड आएगा। इधर से है तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या नियम होता है? प्रोप, तुम प्रोप लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों है। तब क्या करेंगे? तो सिंगल के लिए एन और डबल के लिए इन लगाते हैं। लेकिन अगर सिंगल और डबल तब के लिए बता रहे हैं, अगर सिंगल बॉन्ड या एकल बंध और द्वितीयक बंध साथ में है तो वहां पर एकल बंध गौड़ हो जाता है, अर्थात उसका नाम हम नहीं लिखते हैं, केवल द्वितीयक बंध का नाम लिखते हैं। द्वितीयक बंध क्या है? इन। और साथ में इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो बंध आ रहा है वो किस नंबर कार्बन से लग रहा है। तो यहाँ पर जो बंध है डबल बॉन्ड, वो पहले और दूसरे दोनों कार्बनों से जुड़ा हुआ है, पहले और दूसरे दोनों कार्बनों से जुड़ा है, लेकिन जिससे वो पहले जुड़ गया मतलब नंबर 1 देंगे, तो 1 प्रोपीन, ये हो जाएगा आपका 1 प्रोपीन। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या है, जब n लगा रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। जब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो कार्बन की संख्या 2 गुना है, और जब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो कार्बन की संख्या 2 गुने से 2 कम है। तो अब फार्मूला आपका बन रहा है, एक फार्मूला क्या बन रहा है, जब CnH2n+2, जब कार्बन की संख्या n है मान लीजिए, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 अधिक है, तो वहां पर हम n लगाएंगे और इसको हम कहते हैं एल्केन। ये क्या है, एल्केन श्रेणी। जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 गुने से 2 अधिक हो, तब वह यौगिक एल्केन श्रेणी का यौगिक कहलाता है, तथा उसमें आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम एन लगाते हैं। अनुलग्न क्या लगाएंगे हम, एन। फिर अगला क्या है, मान लिया यदि किसी यौगिक में CnH2n दिया है, जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो कार्बन परमाणु के 2 गुने के बराबर है, तब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुने के बराबर, जैसे कि ये वाला। तो यहाँ पर चूंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये यौगिक अगर लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक, ऐसे तो आपने देख लिया डबल बॉन्ड है, तो वहां ये कहलाता है एल्कीन श्रेणी। ये क्या कहलाता है आपका, एल्कीन श्रेणी कहलाता है। तथा यहां पर लाइट आ गई, तथा यहां पर आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इन। अगला आपका क्या है, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं के 2 गुने से 2 कम है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं के 2 गुने से 2 कम है, जैसे कि ये वाला, तो वो कहलाता है आपका एल्काइन श्रेणी। कौन श्रेणी कहलाता है वो आपका, एल्काइन श्रेणी का यौगिक कहलाता है। तथा उसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम आइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आइन। ठीक, क्या होगा, आपकी समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको सिर्फ आईयूपीएसी के बारे में बताएंगे। एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमने बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको क्रियात्मक समूह के बारे में बताएंगे। क्रियात्मक समूह क्या है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं।